अवध कंप्यूटर सेंटर की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम एक नई प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आपको लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में बताएंगे। और आज की क्लास में हम सबसे पहले जानेंगे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क क्या है और किस लिए इसका यूज करते हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, तो इन सब के बारे में जानेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क है क्या। लिब्रे ऑफिस कैल्क एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लिब्रे ऑफिस कैल्क क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे लिब्रे ऑफिस के सभी संस्करणों में एक प्रोग्राम के रूप में शामिल किया गया है। मतलब लिब्रे ऑफिस का वर्जन चेंज होता रहता है, लेकिन जितने भी वर्जन है सभी वर्जन में एक प्रोग्राम के रूप में इसको शामिल किया गया है। लिब्रे ऑफिस कैल्क को इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहा जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहा जाता है। वर्ड प्रोसेसर पूछा जाए तो वर्ड प्रोसेसर में आपका राइटर है, और अगर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पूछा जाए तो उसमें क्या है? आपका कैल्क है। तो कैल्क क्या है? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन की बनी एक ग्रिड होती है, जाल होती है। जो स्प्रेडशीट होती है उसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है। तो एक जाल होती है, ग्रिड होती है, जिसमें डेटा एंटर कर उन्हें आसानी पूर्वक कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है? ग्रिड होते हैं, मतलब इसमें सेल होते हैं। रो और कॉलम से मिलकर हमारा सेल बनता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रिड कह सकते हैं। ग्रिड नुमा होता है, तो उसमें हम डेटा एंटर करते हैं। पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर के लिए विकसित किया गया पहला जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है वो विजी कैल्क है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा था, तो विजी कैल्क जो है पहला स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर था। विजी कैल्क, लोटस 123, क्वाट्रो प्रो, वी प्लानर प्लस, मल्टीप्लान, एमएस एक्सेल और लिब्रे ऑफिस कैल्क, ये सभी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के उदाहरण। आप लोग तो केवल दो का नाम सुनते हैं, एक तो या तो कैल्क या तो एक्सेल। मतलब जो काम हम कैल्क में करते हैं वही काम हम एक्सेल में करते हैं। दोनों स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन इसके अलावा भी और नाम है। विजी कैल्क हमारा पहला स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर था जिसमें लोटस 123, क्वाट्रो प्रो, वीपी प्लानर प्लस, मल्टीप्लान, ये सभी भी जो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के उदाहरण। अब अगर हम बात करेंगे कैसे इसको ओपन करेंगे, तो ओपन करने का तरीका वही सेम है जो आप राइटर के लिए यूज किए हैं। सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। अगर आप विंडो 7 यूज कर रहे हैं तो वहां पे आप प्रोग्राम में जाना है। अगर आप विंडो 7 यूज नहीं कर रहे हैं, 10 है या उसके ऊपर है, तो आप स्टार बटन में क्लिक करने के बाद जो लिस्ट आपको मिलती है उसी में आप स्क्रॉल करेंगे, नीचे आपको लिब्रे ऑफिस दिखाई देगा, ठीक है। लिब्रे ऑफिस के आगे वर्जन में लिखा होगा कि 7.3 है या कौन सा है, और उसके बाद उस पर क्लिक करते हो तो वहां पे राइटर, कैल्क, इंप्रेस सारे प्रोग्राम आपको दिखाई देते हैं। उसमें से आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क पे क्लिक करना है, आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप चाहें तो विंडो के साथ आर प्रेस कर दो, और ये जो रन डायलॉग बॉक्स है यहां पे आपको टाइप कर देना है एस कैल्क। राइटर के लिए एस राइटर था और यहां पे एस कैल्क है। एस कैल्क टाइप करने के बाद आप ओके पर क्लिक कर दो और आपका जो राइटर है, जो आपका कैल्क है, वो ओपन हो जाएगा। तीसरा तरीका है कि अगर आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पर लिब्रे ऑफिस का आइकन बना हुआ है तो वहां पे आपको पहले लिब्रे ऑफिस को ओपन कर लेना है डबल क्लिक करके, और फिर वहां से आप देखेंगे राइटर, कैल्क, इंप्रेस जो भी है 6 प्रोग्राम आपको दिखाई देंगे। उसमें से आपको कैल्क के ऊपर क्लिक करना है। अभी तक आप राइटर पे क्लिक करते थे, अब आपको कैल्क के ऊपर क्लिक करना है। आपका जो कैल्क है वो ओपन हो जाएगा। जब हम कैल्क को ओपन करते हैं तो उसका जो स्क्रीन है कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जहां पे हमने आपको समझाने की कोशिश किया है कि कहां पे इसमें टाइटल बार है, कहां पे इसमें मेनू बार है, कहां पे इसमें स्टैंडर्ड टूल बार है, कहां पे फॉर्मेटिंग टूल बार है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे बताए हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा टाइटल बार है। ये ऊपरी वाली पट्टी क्या है? टाइटल बार है, जिसमें हमारा बाय डिफॉल्ट जो टाइटल नेम वो अनटाइटल 1 है, और आपके राइटर में भी यही था और यहां भी यही है। उसके नीचे देखें तो हमारा मेनू बार है, जिसको हमने यहां पे मेनू बार को यहां पे देखें तो हम ब्लैक से यहां पे दिखाए हैं। ये हमारा जो पट्टी है मेनू बार है, जिसमें फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, इस तरह से आपको मेनू मिल जाते हैं। उसके नीचे हमारा स्टैंडर्ड टूल बार है, जो कि हमने यहाँ पे ग्रीन में दिखाया है। फिर उसके नीचे हमको यहाँ पे क्या मिल जाता है? फॉर्मेटिंग टूल बार। यहाँ पे हमने फॉर्मेटिंग टूल बार दिखाया। ये हमारा जो है, आप अगर देखें तो ये इसको हम बोलते हैं फार्मूला बार। इधर हमारा फार्मूला बार है, फार्मूला बार के अंदर ही
फार्मूला बार के अंदर ही हमारा यहाँ पे अगर बगल में देखें तो सेल का जो है नेम बॉक्स भी दिखाता है। जो सेल का नाम है वो हमको यहाँ फार्मूला बार में आगे दिखाई देता है। यहाँ पे A1 इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे तो वहां पे A1 जो है आ जाएगा। आप इस सेल में क्लिक करोगे तो B1 आ जाएगा, इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पे C1 आ जाएगा। इस तरह से जिस सेल पे हम क्लिक करेंगे वहां पे उसका जो है एड्रेस दिखाएगा। तो और जिस सेल को हम सेलेक्ट करते हैं, क्लिक करते हैं जिस सेल में, उसको हम एक्टिव सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिव सेल। मतलब जो एक्टिव सेल होगा उसके चारों तरफ ऐसे घेरा बना होगा, जो लाइन है वो आपको थोड़ा डार्क दिखेगी। यहां पे आपको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर और क्लोज बटन मिल जाते हैं, जैसा कि आपने राइटर में भी देखा है। यहां पे आपको वर्टिकल स्क्रॉल बार, साथ ही साथ यहां पे आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी आपको मिल जाता है। दो तरह के स्क्रॉल बार यहां पे आपको मिलते हैं। यहां पे आपको साइड बार भी मिल जाता है। बगल में हमको क्या मिल जाता है? साइड बार। अगर आप देखें तो साइड बार भी मिल जाता है। यहां पे हमको जूम बटन मिल जाता है नीचे, और सबसे नीचे हमको स्टेटस बार भी मिलता है। क्या मिलता है? स्टेटस बार। जितनी भी सीटें होंगी यहां पे आपको दिखाएगा। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये हमारा कैल्क का स्क्रीन परिचय है। हम आगे चलते हैं और इसके बारे में कुछ और जानते हैं। इसके एलिमेंट के बारे में जानेंगे। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हम जानेंगे वर्कबुक क्या है। इसमें वर्कबुक किसे कहते हैं? तो वर्कबुक क्या है? वर्कबुक एक से अधिक पेज का एक डॉक्यूमेंट होता है। वर्कबुक क्या होता है? एक से अधिक पेज का एक डॉक्यूमेंट होता है। वास्तव में वर्कबुक एक फाइल होती है। वर्कबुक क्या होती है? एक फाइल होती है जिसके अंतर्गत वर्कशीट में एंटर किए गए डेटा सेव होते हैं। जब आप कैल्क ओपन करते हो, क्या करते हो? कैल्क को ओपन करते हो, फिर कुछ उसमें टाइप करते हो, सेव करते हो, तो उसको हम एक वर्कबुक के नाम से जानते हैं। एक वर्कबुक में एक सीट हो सकती है या बहुत सारी सीट भी हो सकती है। एक से अधिक सीट भी जो है एक वर्कबुक में हो सकती है। तो सीटों का कलेक्शन, चाहे वो सिंगल सीट हो या कलेक्शन हो, तो उसको हम वर्कबुक कहते हैं। अब वर्कशीट क्या है? वर्कबुक के प्रत्येक पेज को, वर्कबुक के प्रत्येक पेज को वर्कशीट कहा जाता है। वर्कशीट सेल का बना होता है। वर्कशीट किसका बना होता है? सेल का बना होता है, जो रो और कॉलम में व्यवस्थित होते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफॉल्ट एक सीट होती है, परंतु इनकी अधिकतम संख्या 10,000। कितनी है? 10,000 सीट हम ले सकते हैं एक वर्कबुक में। एक वर्कबुक में 10, वैसे बाय डिफॉल्ट एक ही होती है। अगर हम एक्सेल की बात करें तो एक्सेल में बाय डिफॉल्ट 3 सीट होती है, सीट 1, सीट 2, सीट 3। जबकि जो हमारा कैल्क है यहां पे बाय डिफॉल्ट 1 सीट होती है। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आगे हम चलते हैं। अब हम जानेंगे सेल क्या है। आपको पता हो गया वर्कबुक क्या है, वर्कशीट क्या है। अब वर्कशीट जो है सेल से मिलकर बना होता है, तो सेल क्या है? सेल वर्कशीट की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्कशीट की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेल होती है, जिसमें डेटा एंटर किया जाता है। जिसमें डेटा एंटर किया जाता है। वर्कशीट के रो और कॉलम के इंटरसेक्शन यानी कटाव बिंदु या प्रतिच्छेदन कहें के फलस्वरूप सेल का निर्माण होता है। जहां पे हमारा कॉलम और रो आपस में मिलते हैं वहां पे एक सेल का निर्माण होता है। वर्कशीट में किसी सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है। मतलब वर्कशीट में जितने भी सेल हैं सबका यूनिक एड्रेस होता है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता, जिसे कॉलम लेटर और रो नंबर के संयोग से निर्दिष्ट किया जाता है। जैसे A1 उस सेल को निर्दिष्ट करता है जिसका कॉलम लेटर A तथा रो नंबर 1 है। किसी भी सेल का नाम हम कैसे जानेंगे? हम देखेंगे ऊपर से कि ये B है, C है, D है, किसमें है ऊपर से, और नीचे देखेंगे कि हम ये जो सेल है हमारा वो 11 नंबर पे आ रहा है, 12 नंबर पे आ रहा है, किसमें आ रहा है। तो अगर मान लीजिए यहां पे 12 है, वहां पे D है, तो उसका सेल एड्रेस क्या हो जाएगा? D12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? D12। तो जो भी सेल है उसको हम देखेंगे ऊपर से और साइड से देखेंगे कि क्या नाम उसका आ रहा है। सेल पॉइंटर। सेल पॉइंटर तो वर्कशीट में वर्तमान में सक्रिय सेल के चारों ओर एक फ्रेम प्रदर्शित होता है। अभी हमने आपको एक्टिव सेल दिखाया भी था। एक्टिव सेल के चारों तरफ क्या होता है? एक फ्रेम दिखाई देता है, जिसे सेल पॉइंटर कहा जाता है। सेल पॉइंटर का प्रयोग किसी भी सेल को सक्रिय बनाने के लिए किया जाता है। किसी भी सेल को एक्टिव करने के लिए हम जो है इसका प्रयोग करते हैं। रो क्या है? वर्कशीट में सेल के समूह के एक सीध में क्षैतिज व्यवस्थापन को रो कहा जाता है। वर्कशीट में रो की नंबरिंग ऊपर से नीचे की ओर की जाती है। जो रो होता है, रो की नंबरिंग
ऊपर से नीचे की ओर 1 2 3 4 5 आप देखें साइड में लिखा होता है, तो उसको रो नंबर कहते हैं। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि टोटल रो की संख्या कितनी है, एक वर्कशीट में टोटल रो की संख्या कितनी है, तो एक वर्कशीट में अधिकतम 10,48,576 रो होते हैं। 10,48,576 रो होते हैं एक सीट में, एक वर्कशीट में। अब कॉलम भी पूछा जाता है। कॉलम क्या है, वर्कशीट में सेल के समूह के एक सीध में ऊर्ध्वाकार व्यवस्थापन को कॉलम कहा जाता है। वर्कशीट में कॉलम की नंबरिंग बाएं से दाएं की ओर की जाती है, मतलब ABCDEFGHIJKL ऐसे की जाती है। तो एक वर्कशीट में अधिकतम 1024 कॉलम होते हैं। कितने होते हैं? 1024 कॉलम होते हैं। अब आप सोचिए एक सीट में 10,48,576 रो होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे अगर हम देखें तो अगर हमको डेटा एंट्री करना हो तो 10,48,576 डेटा एंट्री हम एक सीट में कर सकते हैं। और एक वर्कबुक में आप 10,000 सीट ले सकते हो। कितनी? 10,000 सीट ले सकते हो। तो आप सोच सकते हैं कि इतना डेटा एक ही वर्कबुक में आ सकता है। और अगर हम कॉलम की बात करें तो यहां पे टोटल कितने कॉलम है? 1024 कॉलम है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, जिसमें पहला जो है, पहला कॉलम ए होता है। पहला कॉलम क्या होता है? ए होता है, तथा आखिरी कॉलम AMJ होता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिरी कॉलम का जो है नेम क्या है। लास्ट में जो सबसे है, जो 1024 है, उसका सेल मतलब कॉलम नेम क्या है? AMJ है। तो जिसकी नंबरिंग ए से लेकर AMJ तक, अर्थात ABCD फिर A से Z तक हो गया, फिर Z के बाद क्या हो जाता है? डबल A से फिर से शुरू हो जाता है। AA AB AC AD ऐसे करके शुरू होता है और फिर जो है Z तक जाता है। फिर अब डबल A शुरू हो गया, खत्म हो गया, फिर जो है AB से शुरू होता है, AC से शुरू होता है, AD से शुरू होता है, ऐसे ऐसे करके होता है। तो फिर BA BB BC BZ और ऐसे AMJ के अनुसार होती है। अतः कॉलम A वर्कशीट के पहले कॉलम को, Z 26वें कॉलम को, डबल A 27वें कॉलम, AZ 52वें कॉलम, BA 53वें कॉलम और इसी तरह AMJ 1024वें कॉलम को दर्शाता है। समझ में आया? फार्मूला बार, अभी हमने आपको स्क्रीन में दिखाया था फार्मूला बार, उसी में हमारा सेल नेम बार भी आगे होता है। तो ये बार टूल बार के नीचे क्षैतिज अवस्था में स्थित होता है। टूल बार के नीचे क्षैतिज अवस्था में स्थित होता है। इसके द्वारा किसी सेल में फार्मूला एंटर किया जा सकता है। किसी भी सेल में, मान लीजिए यहां पे आपका सेल है, इसमें आपको फार्मूला एंटर करना है, तो आप चाहो तो यहां से एंटर कर लो या फार्मूला बार से भी आप एंटर कर सकते हो। अथवा उस सेल के कंटेंट को एडिट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए इस सेल में आपने कुछ लिखा है और इसमें एडिटिंग करना है, तो चाहे यहां से करो, चाहे वहां पे जाके क्लिक करके एडिट कर सकते हो। कैसे होगा अभी हम आपको दिखाएंगे। फार्मूला बार के लेफ्ट हैंड साइड में नेम बॉक्स स्थित होता है। हमने वो भी बताया कि इसके लेफ्ट, जैसे ये मान लो फार्मूला बार है तो इसके आगे क्या होता है? नेम बॉक्स होता है, जो करंट सेल का एड्रेस प्रदर्शित करता है। जिस सेल में हम क्लिक किए होते हैं उसका सेल एड्रेस वहां पे प्रदर्शित करता है। अब हम जानेंगे इसके कुछ और फीचर्स के बारे में, जो प्रमुख विशेषताएं हैं, हम क्यों जो है इसका यूज करते हैं। सबसे पहली विशेषता है ऑटोमेटेड एंट्री है। क्या है? ऑटोमेटेड एंट्री। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जैसे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क किसी भी डेटा सीरीज जैसे कि संख्याओं के रेंज, डेट के रेंज, दिनों के नाम, महीनों के नाम इत्यादि को वर्कशीट में स्वतः एंटर करने की सुविधा देता है। मतलब ऑटोमेटिक, हमको लिखना नहीं है कि 1 से 100 तक लिखना है तो आप टाइप करेंगे, आप उसका सीरीज बना सकते हैं, ऑटोमेटिक रूप से हो जाएगा। आपको जनवरी फरवरी लिखना है, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। आप JAN लिखो या JANUARY पूरा लिख दो, आप स्क्रॉल कर लो खींच के, पूरा लिख जाएगा। कैसे होगा अभी आपको दिखाएंगे। तो दिनों के नाम, महीनों के नाम इत्यादि को वर्कशीट में स्वतः एंटर करने की सुविधा देता है। उदाहरण स्वरूप यदि स्प्रेडशीट में 100 छात्रों का क्रमांक एंटर करना है तो इन्हें बिना टाइप किए एंटर किया जा सकता है। इतना ही नहीं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में हमारे द्वारा टाइप किए गए डेटा को स्वतः ही एंटर कर देता है। जैसे मान लीजिए ऊपर आपने तरबन लिखा, अब उसी में नीचे आप फिर से तरबन लिखना चाहते हैं, जैसे TA लिखे ऑटोमेटिक वो आ जाएगा, आप एंटर कर दो, लिख जाएगा। तो एंटर कर देता है यदि वो डेटा पहले से ही किसी सेल में एंटर किया गया है तो। दूसरी विशेषता है ऑटोमेटेड रिकैलकुलेशन। आपने देखा एक्सेल हो चाहे जो है आपका कैल्क हो, अगर हम कोई फार्मूला लगा दिए हैं, टोटल कर दिए
और उसके बाद फिर से हम वैल्यू चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिक फिर से कैलकुलेट हो जाता है। तो ये इसकी विशेषता। यदि हम उस सेल के डेटा को परिवर्तित करते हैं जिसका रेफरेंस किसी फार्मूला में दिया गया है, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क स्वतः ही उस फार्मूला को पुनः कैलकुलेट कर देता है, उन सभी सेल की वैल्यू को अपडेट कर देता है। व्हाट इफ एनालिसिस, व्हाट इफ एनालिसिस को संपादित करने के लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क कई टूल्स जैसे गोल सीक, सॉल्वर इत्यादि उपलब्ध कराता है। इसका प्रयोग किसी सूचना या संभावना के आधार पर भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। मतलब आपको कहा गया कि लीजिए 2000 रुपए, आपको कहा गया ये लीजिए 2000 रुपए, इसमें आपको सामान लेकर आना है। आपको बताया गया कि 10 किलो चीनी लाना है और 10 किलो चावल लाना है, ठीक। अब इसके बाद जो और बच रहा है उसका जो है आपको दाल ले आना है, ठीक। तो ये जो हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, यहां पे आपको ऐसे से फार्मूला मिलेंगे कि 2000 रुपए में जो है आप किस तरह से क्या क्या कितना खरीद सकते हो, ठीक है, वो पूरा कैलकुलेट करके खुद ही दे देगा। ये आपसे कहा गया कि आपको जो है सामान लाना है, जो चीनी है वो 10 किलो से नीचे होनी नहीं चाहिए, और जो आपका चावल है 15 किलो से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है, या और जो सामान है वो इतना ला सकते हो। तो आपको एक एवरेज दे दिया कि ये इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक। और ये वाला सामान चाहे कम हो या ज्यादा हो, किसी भी मात्रा में आ सकता है, तो वो खुद ही जो है कैलकुलेट करके दे देता है कि आपको कौन सा सामान कितना लेना है। आप वहां पे रेट निर्धारित करेंगे, आगे आप इसको पढ़ेंगे। तो अब है कि हम इसमें किस तरह से जो है डेटा एंट्री करते हैं। आप अक्सर सुनते होंगे डेटा एंट्री, ठीक है, डेटा एंट्री की जॉब होती है, नौकरी होती है डेटा एंट्री की। तो डेटा एंट्री इसमें कैसे किया जाता है? वर्कशीट के किसी भी सेल में डेटा एंटर करने के लिए निम्नलिखित स्टेप लेने पड़ते हैं। पहला स्टेप है उस सेल को एक्टिव करना पड़ता है। जिस सेल में आपको लिखना है उस पर आपको क्लिक करना होगा, वो सेल आपका एक्टिव हो जाएगा। तो उस सेल को एक्टिव करने के लिए उस सेल पर क्लिक भर करना पड़ता है, वांछित डेटा को उस सेल में टाइप करना पड़ता है, और अंत में एंट्री को पूर्ण करने के लिए एंटर की या टाइप की या कोई भी एरो की हम दबाते हैं और हमारी एंट्री पूरी हो जाती है। वर्कशीट के किसी सेल में निम्नलिखित 3 प्रकार की एंट्री की जा सकती है। हम यहां पे 3 प्रकार की एंट्री कर सकते हैं। कौन कौन सी एंट्री? न्यूमेरिक एंट्री, टेक्स्ट एंट्री, फार्मूला एंट्री। ये 3 एंट्री हम कर सकते हैं। तो न्यूमेरिक एंट्री क्या है? किसी भी न्यूमेरिक एंट्री में निम्नलिखित अंकों और चिन्हों का समायोजन किया जा सकता है। 0 से 9 नंबर हो सकता है, ठीक है, फुल स्टॉप, प्लस, माइनस, स्टार, ब्रैकेट, इस तरह से जो है इन सब का प्रयोग हम कर सकते हैं। उसको हम कहते हैं न्यूमेरिक एंट्री। क्या कहते हैं? न्यूमेरिक। अब न्यूमेरिक एंट्री में थोड़ा सा नोट बताया गया आपको थोड़ा सा कि लिब्रे ऑफिस कैल्क डेट और टाइम को भी न्यूमेरिक एंट्री मान लेता है। डेट और टाइम को भी न्यूमेरिक एंट्री मान लेता है। जब हम किसी सेल में किसी नंबर को एंटर करते हैं और उस नंबर में वर्तमान अंकों की संख्या उस सेल की चौड़ाई से अधिक होती है। जैसे मान लीजिए एक आपका कॉलम है, एक सेल है, और वो चौड़ा तो केवल इतना है, लेकिन आपका जो टेक्स्ट है या जो नंबर लिख रहे हैं वो थोड़ा सा बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो अगर ऐसा होता है और साथ ही वो नंबर जो है फॉर्मेटिंग नहीं की गई होती, मतलब उस सेल की नंबर फॉर्मेटिंग नहीं की गई होती है, तो क्या करता है लिब्रे ऑफिस कैल्क उस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन E+ के रूप में दिखाता है। परंतु यदि सेल की नंबर फॉर्मेटिंग की गई होती है तो लिब्रे ऑफिस कैल्क उस नंबर को 3 हैजेस के रूप में दर्शाता है, जैसा कि आप नीचे इमेज में देख सकते हैं। आगे हम आपको अभी दिखाएंगे। और दूसरी चीज जो न्यूमेरिक एंट्री होती है, नंबर बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिक एंट्री राइट अलाइन होती है। किधर होती है? राइट अलाइन होती है। मतलब अगर आपका एक कॉलम है या सेल है, तो ये सेल अगर चौड़ा है, आप कोई नंबर लिखेंगे तो वो जो है नंबर इधर रहेगा। अगर आप कोई टेक्स्ट लिखोगे तो उसी सेल में वो आगे रहेगा। तो ये जो है बताया गया है कि जो नंबर है वो राइट अलाइन होता है, जबकि जो हमारा टेक्स्ट है वो लेफ्ट अलाइन होता है। अब टेक्स्ट एंट्री देखें। किसी भी टेक्स्ट एंट्री में अक्षर A से Z या अंक 0 से 9 तथा विशेष चिन्ह का समायोजन किया जा सकता है। नंबर में तो नंबर बताया गया, लेकिन टेक्स्ट एंट्री में बताया गया कि आप टेक्स्ट के अलावा नंबर भी आप टेक्स्ट के रूप में लिख सकते हैं। नंबर को हम टेक्स्ट के रूप में ले सकते हैं। कैसे होगा वो भी अभी आपको बताएंगे। तथा विशेष चिन्ह का समायोजन किया जा सकता है। अगर आप किसी नंबर को टेक्स्ट के रूप में एंटर करने के लिए करना चाहते हैं, अगर आप किसी नंबर को टेक्स्ट के रूप में एंटर करना चाहते हैं तो उस नंबर को एपॉस्ट्रॉफी के चिन्ह से प्रीफिक्स करना पड़ता है। उस नंबर को एपॉस्ट्रॉफी के चिन्ह से, जैसे अगर आप यहां पे देखें 125 लिखा है तो इसके आगे एपॉस्ट्रॉफी लगा दिया गया, तो ये जो है टेक्स्ट के रूप में वहां पे होगा। किसके रूप में? टेक्स्ट के रूप में।
फिर उस नंबर को या तो जो है उस नंबर को दो कोटेशन मार्क के बीच रखकर बराबर के चिन्ह से प्रभावित करना पड़ता है। चाहे तो हम इस तरह से लिखें या डबल इन्वर्टेड कामा ऊपर से लगा दें दोनों तरफ से। तो ये जो नंबर है ये टेक्स्ट के रूप में रहेगा। किसके रूप में? टेक्स्ट के रूप में आपके सेल में रहेगा। तो ये आगे की तरफ लेफ्ट लाइन रहेगा। वैसे नंबर हमारा राइट लाइन होता है, लेकिन ये किधर रहेगा? लेफ्ट लाइन रहेगा। बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट एंट्री लेफ्ट लाइन होती है। किधर होती है? लेफ्ट लाइन होती है। अब फार्मूला एंट्री। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला का प्रयोग वर्कशीट में पहले से इंटर किए गए डेटा या फार्मूला के साथ साथ सीधे दिए गए डेटा पर किसी खास ऑपरेशन को संपादित करने के लिए किया जाता है। फार्मूला का प्रयोग किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन, स्टैटिकल ऑपरेशन, फाइनेंशियल और अकाउंटिंग ऑपरेशन इत्यादि को संपादित करने के लिए किया जाता है। फार्मूला एंट्री निश्चित रूप से बराबर के चिन्ह से प्रारंभ होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। वहां पे फार्मूला दे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें किसी में इक्वल नहीं रहेगा। तो अगर इक्वल नहीं है तो या ट्रू फॉल्स में पूछ लिया गया, बिना इक्वल के सम ऐसे करके दे दिया गया कि ये बताइए सही है या गलत। तो अगर इक्वल आगे नहीं लगा है तो वो फार्मूला आपका नहीं माना जाएगा, वो फार्मूला वैध नहीं है। कभी भी आप कोई भी फार्मूला लिखोगे तो वो इक्वल से ही स्टार्ट होगा, बिना इक्वल के वो काम नहीं करेगा। तो यहां पे 2 तरह के दिखाए गए हैं, एक ऊपर और एक नीचे, दोनों इक्वल से स्टार्ट। एड्रेस, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्कशीट पे प्रत्येक सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसके द्वारा किसी सेल को निर्दिष्ट किया जाता है। जब हम किसी फार्मूला में किसी सेल एड्रेस को निर्दिष्ट करते हैं तो लिब्रे ऑफिस कैल्क उस सेल के एड्रेस के वैल्यू को रीड करता है। अगर हमने कहीं पे लिख दिया B1 तो हमने तो B1 लिखा, लेकिन जो हमारा स्प्रेडशीट है उस B1 सेल में क्या लिखा है उसको रीड करता है। हमने कहा इक्वल A1 B1 C1 हमने लिख दिया और उसमें लिखा है 10 20 30। उस A1 में लिखा है 10, B1 में लिखा है 20 और C1 में लिखा है 30। तो हमने इसको लिखा और इंटर किया, ठीक है। तो मान लो हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहां पे 10 20 और 30 को जोड़कर जो है हमारा कंप्यूटर रिजल्ट देता है, ना कि A1 को देखता है। A1 में क्या लिखा है उसको देखता है। तो वैल्यू को रीड करता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल एड्रेस को निम्नलिखित 3 तरह से निर्दिष्ट किया जा सकता है। एक तो रिलेटिव सेल एड्रेस होता है, मतलब ये पूछा था कितने तरह के जो है सेल रेफरेंस है। रिलेटिव सेल रेफरेंस है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है और मिक्स्ड सेल रेफरेंस है। 3 तरह के सेल रेफरेंस है। क्या है तीनों? चलिए हम आगे जानते हैं। रिलेटिव सेल रेफरेंस, जब हम किसी फार्मूला को एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी करते हैं, जब हम किसी फार्मूला को एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी करते हैं तो लिब्रे ऑफिस कैल्क स्वतः ही फार्मूला में प्रत्येक सेल के रेफरेंस को एडजस्ट कर देता है। इस प्रकार के सेल एड्रेस में सबसे पहले कॉलम का लेटर और फिर रो नंबर एंटर किया जाता है। जैसे A1 B1 S3, इसको हम कहेंगे रिलेटिव सेल एड्रेस। क्या कहेंगे? रिलेटिव सेल एड्रेस। दूसरा एब्सोल्यूट, इसमें किसी फार्मूला को एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी करने पर फार्मूला में दिए गए सेल एड्रेस का रेफरेंस परिवर्तित नहीं होता। वहां पे रेफरेंस परिवर्तित हो जाता है, लेकिन इसमें जो रेफरेंस है परिवर्तित नहीं होता। किसी भी सेल एड्रेस को एब्सोल्यूट बनाने के लिए उस सेल एड्रेस के कॉलम लेटर और रो नंबर से पहले एक एक डॉलर का निशान लगा दिया जाता है। जैसे $A $1, ये हमारा क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट हो जाएगा। अगर इस तरह का लिखा है एग्जांपल में तो आप समझ जाइएगा कि ये एब्सोल्यूट है। क्या है? एब्सोल्यूट है। यहां पे जो सेल रेफरेंस है वो परिवर्तित नहीं होता है। $B $5 $H $3 इत्यादि। तो ये जो है उदाहरण है एब्सोल्यूट सेल के। जबकि जो हमारा रिलेटिव था उसमें कुछ नहीं लगा था, बस साधारण सा A1 B1 C1 D1 जो भी है इस तरह से लिखा रहेगा। अब मिक्स वाले में क्या होगा? मिक्स वाले में जैसे यहां पे दोनों के आगे लगा है, उसमें या तो यहां रहेगा या तो यहां रहेगा, या तो यहां रहेगा या तो यहां रहेगा। मतलब $B 5 होगा या जो है B $5 होगा। तो अगर इस तरह से लिखा है तो उसको हम क्या कहेंगे? मिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? मिक्स। तो मिक्स सेल रेफरेंस क्या है? किसी भी सेल एड्रेस के 2 भाग होते हैं, एक कॉलम लेटर होता है तथा दूसरा रो नंबर होता है। सेल एड्रेस के किसी एक भाग को रिलेटिव और दूसरे भाग को एब्सोल्यूट रहने देने से उस सेल का जो एड्रेस है मिक्स हो जाता है। एक को हम क्या करते हैं? रिलेटिव करते हैं, दूसरे को एब्सोल्यूट करते हैं। तो क्या हो जाएगा? वो मिक्स हो जाएगा। जैसे यहां पे उदाहरण में देखें $A1, यहां पे A के पहले तो डॉलर लग गया लेकिन 1 के पहले नहीं लगा है, तो ये हो जाएगा मिक्स। इसी तरह A $1 उल्टा कर दिया गया तो ये भी मिक्स है। $B 3 ये भी मिक्स है। B $3 ये भी मिक्स है। तो या तो पहले या तो बाद में लगाओ, दोनों में लगाओ तो वो क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने आपको
लिब्रे ऑफिस कैल्क का इंट्रोडक्शन कराया है। इसके साथ साथ अभी हमारी क्लास खत्म नहीं हुई है, हम चलते हैं इसको ओपन करके देखते हैं और कुछ और चीजें जानेंगे। ओपन करने के लिए हम यहां पे लिब्रे ऑफिस का आइकन है, डबल क्लिक करेंगे और यहां से हम कैल्क स्प्रेडशीट पे क्लिक करेंगे। कैल्क हमारा ओपन होगा। हमने बताया था कि यहां पे हमको अगर कोई सीरियल नंबर लिखना है तो हमको लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहां पे 1 लिख दें और लिखने के बाद आपको बाहर क्लिक करना है। एक बार बाहर क्लिक करने के बाद इस सेल को फिर से क्लिक करना है, ये सेल आपका सेलेक्ट हो जाएगा और इसको ऐसे आप खींच लेंगे और आप देखेंगे यहां पे आप देखें, यहां पे हमारा जो नंबरिंग है वो हो गई है। हमने कहा था सेल, यहां पे सेल नेम दिखाता है। अगर हम इस सेल पे क्लिक करें, ठीक, अगर हम इस सेल पे क्लिक करें तो इस सेल का एड्रेस क्या होगा जानते हैं? इस सेल का एड्रेस क्या होगा? 9B होगा, सॉरी D9 होगा। ठीक, ऐसे अगर हम इस सेल के एड्रेस की बात करें तो इस सेल का एड्रेस F11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? F11 हो जाएगा। आप यहां भी देख सकते हैं F11 इसलिए होगा क्योंकि यहां पे F हमारा कॉलम है और 11 नंबर रो है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे जो सेल एड्रेस हो जाएगा H12 हो जाएगा। ठीक, वहां भी आप देख सकते हैं। ये हमारा फार्मूला बार है, हम चाहे यहां पे क्लिक करके लिख दें। ठीक, आप देखें हमने ऊपर क्लिक करके लिखा, या हम इस पे क्लिक करें और यहीं से लिखें तो भी जो है ऊपर लिख जाएगा। हम यहां से भी एडिट कर सकते हैं और यहां से भी एडिट कर सकते हैं। हमने कहा हमको जनवरी फरवरी लिखना है तो हम यहां पे अगर JAN केवल टाइप करें और इसको ऐसे ड्रैग कर लें तो हमारा जनवरी फरवरी इस तरह से लिख जाएगा। अगर हम यहां पे पूरा लिख दें और इसके बाद हम इसको स्क्रॉल करें ऐसे तो पूरा लिख जाएगा। हम यहां पे संडे मंडे लिखना चाहते हैं, 60 में लिखेंगे तो 60 में आएगा। अगर हम फुल में लिख देंगे तो फुल में आ जाएगा। समझ में आ गया? हमने कहा अगर हम ऊपर तरफगंज लिखेंगे, ठीक, और नीचे इसी में हम बेलसर लिखते हैं और फिर हम नीचे तरफगंज लिखना चाहते हैं तो जैसे हमने 3 लिखा यहां पे तरफगंज आ गया, यहां पे हमने B लिखा यहां पे बेलसर आ गया। तो हमको बार बार पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती। हमने कहा कि यहां पे जब हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो उसका जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट होता है। देखिए इसी सेल में ये लेफ्ट की तरफ अलाइन है, जबकि इसमें हम कोई नंबर लिख दें तो वो किधर अलाइन होता है? राइट अलाइन होता है। हमने कहा कि अगर हम किसी नंबर को एज ए टेक्स्ट लेना चाहते हैं तो यहां पे एपॉस्ट्रॉफी लगा के नंबर लिख दें तो ये जो है एज ए टेक्स्ट हो जाएगा। अब आप देखें इसका जो अलाइनमेंट है वो जो है लेफ्ट अलाइन है, मतलब ये एज ए टेक्स्ट है। हमने कहा कि अगर आपको किसी टेक्स्ट को एज ए नंबर, किसी नंबर को एज ए टेक्स्ट करना है तो हम डबल इन्वर्टेड कामा में भी उस नंबर को अगर लिख दें, फिर से हम इसको लगा दें और बाहर क्लिक कर दें तो भी वो जो है नंबर में हो जाएगा, मतलब टेक्स्ट में हो जाएगा। टेक्स्ट की तरह ये जो है माना जाएगा। समझ में आया? तो ये जो है कुछ विशेषताएं हैं। टोटल करने के लिए मान लीजिए यहां पे हमने कुछ वैल्यू लिख दिया, ठीक, अब इसको टोटल करना है तो हम इक्वल लिखते हैं। इक्वल लिखने के बाद हम सम लिखते हैं। सम लिखने के बाद हम इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने का मतलब हुआ कि इसका जो है रेंज आ गया, ठीक, E18 क्योंकि इसका जो है ये E18 है और ये हमारा E20 है, ठीक है। इसका सिलेक्शन हो गया। ब्रैकेट को हम क्लोज कर देते हैं और इंटर कर देते हैं। हमारा टोटल क्या हुआ? यहां पे कुछ गलत हो गया है, स्पेलिंग गलत है। यहां पे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, इंटर करते हैं, टोटल हमारा आ जाता है। इसी को कैलकुलेट करना है। देखिए हम लिखते हैं इक्वल, ठीक, हम इस सेल का एड्रेस अगर देखें तो E18 है, यहां पे हमने लिख दिया E और 18, क्या लिखा? E18, हमने प्लस लगा दिया और फिर इसका हो जाएगा E19 हो जाएगा।
ठीक, प्लस लगा दिया और E20 लिख दिया, एंटर कर दिया, तो तब भी उतना ही आ गया। इधर से भी आया कि नहीं आया? हमने लिखा इक्वल, हमने लिखा सम, ब्रैकेट लगाया, अब यहां पे हमने लिख दिया E18, अब हम प्लस नहीं लगाएंगे, हम कामा लगा दिए। क्या लगा दिए? कामा लगा दिए। हम E19 लिख दिए, हम कामा लगा दिए। E20 लिख दिए, ठीक, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया, तो भी आ गए। कई तरीके से हम इसको टोटल कर सकते हैं। तो हाँ, एक चीज और छूट रहा है। हमने कहा कि जब हम इसमें नंबर लिखते हैं और नंबर जो है सेल की चौड़ाई से ज्यादा हो जाता है, तो यहां पे ई प्लस के रूप में दिखाता है। साइंटिफिक नोटेशन अभी हमने बताया था, ई प्लस के रूप में दिखाता है। ये कब दिखाता है? जब नंबर फॉर्मेटिंग नहीं की गई होती है। अगर इसको हम नंबर फॉर्मेटिंग कर देंगे तो यहां पे 3 हैश के रूप में दिखाएगा। किसके रूप में? 3 हैश के रूप में। यहां पे हैश हो जाएगा। अब नंबर फॉर्मेटिंग कैसे होगा? अगर हम यहां पे जाएं तो यहां पे लिखा है फॉर्मेट एज नंबर। क्या लिखा है? फॉर्मेट एज नंबर। इस सेल को हमने सेलेक्ट कर लिया और यहां पे फॉर्मेट एज नंबर पे क्लिक कर दिया। अब देखिए वही जो सेल है वो 3 हैश के रूप में दिखा रहा है। तो जब हम यहां पे कोई नंबर लिखते हैं और वो जो है ज्यादा बड़ा होता है, ठीक, तो जैसे ही ज्यादा बड़ा होगा आपका ये जो है इस तरह से हो जाएगा और आप भी परेशान हो जाएंगे कि ये इस तरह से क्यों आ रहा है। तो इसको सही करना है तो या तो इसका सेल का चौड़ाई बढ़ा दो। हमने बढ़ा दिया, अब ये उस तरह से नहीं है। लेकिन अगर इससे भी बड़ा होगा, ठीक, तो इस तरह से ये फिर से हो जाएगा। और अगर इसको नंबर फॉर्मेट में कर दोगे तो हैश के रूप में दिखाएगा। इसको हम बड़ा कर दिए, अब बड़ा कर दिए तो ये कामा में दिखा रहा है इस तरह से। यहां से ये दशमलव हटाना है तो यहां पे देखिए कट का निशान लगा है, यहां से हम इसका जो दशमलव है वो हटा सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहां पे आपको बताई गई हैं। आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ये वीडियो आपको पुनः जो है यूट्यूब पे मिलेगा। पहले से भी इसका एक जो है वीडियो अपलोड है, ठीक है, विदाउट फेस वाला, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हो या इस वीडियो से भी आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई क्लास में जहां पे हम आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क के फाइल मेनू के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।